नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर। मेरा नाम है निर्भय जरीवाला और इस चैनल का नाम है द ट्रैंक्विल स्टोरी, जहाँ पर मैं कहानियाँ कहूँगा, कविताएं बोलूँगा और आपका मनोरंजन करता रहूँगा। आज की कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी आधुनिक साहित्य के काफ़ी जाने माने लेखक थे और इनकी लिखावट काफ़ी शुद्ध हिंदी में होती है, इसलिए इनको समझना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी ही भाषा पढ़ना, लिखना और समझना छोड़ दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप बने रहेंगे। शुरू करें। कहानी का नाम है अपराधी, पार्ट 1। वन स्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पर्दापन किया और वे चमक उठे। देखा तो कोमल किसलय और कुसुमों की पंखुड़ियाँ वसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थी। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई थी। वसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसे और कोई न था। वो इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वो ये काम न छोड़ती। आज भी फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे दे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए और गुनगुनाकर चले गए। वसंत के दूतों का संदेश उसने न सुना। मलय पवन अचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी। वो फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पदशब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वो अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए एक ओर खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि ये युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिनी। क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौट कर उसे लूँगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा, मैं शीघ्र आऊँगा। कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौट कर नहीं आए। तभी उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोकिल की पुकार सा वो स्वर उसके कान में पड़ा था। वो लौट आई, हाथों में कामिनी की माला लिए। वो वनलक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला राजकुमार के गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे उष्णेश खोलकर माली के ऊपर फेंक दी और कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं के झुरमुट में जाकर उसने आज्ञा अनुसार कौशेय वसंत पहना। बाहर आई तो उज्ज्वल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोट पोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वन पालिका हो, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गए। पार्ट 2। वसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वन पालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई। वन पालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद विह्वल लास्य था। वन पालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर से कंपित कंठ में शब्द सुना, आश्रय चाहिए। वन पालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहाँ स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वन पालिका विचारने लगी। बाहर से फिर से सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वन पालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया।
आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वो एक बलिष्ठ युवक था, साहस उसकी मुखाकृति थी। वन बालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो, कहकर आगंतुक अपना आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी स्पष्ट बना दिया था। युवती वन पालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी, ये क्या? अपराधी हूँ सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेरकर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वो करस्पर्श उन्मादकारी था। कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कौतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ बिजली कड़की। वन पालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। पार्ट 3। बहुत दिन बीत गए। कितने ही बरस आए और चले गए। वो कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहाँ नहीं आते थे, अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए। विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते थे। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वो बालक बेचा करता था। कभी कभी मृग शावक भी कर लिया था। एक दिन वन पालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बुटियां थीं। वो दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वो छलांग भरता हुआ भाग गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वो रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिए के लड़के को बेटों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेटों की चोट सहन कर ली। उसका सारा अंग क्षत विक्षत था। पीड़ा से चल नहीं सकता था। वृज्ञा से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा थी। वन पालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृग्या की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपखंड का वन स्थिर हुआ। वह राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाता। वन पालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता है, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृग्या में भाग न लेता। एक दिन वसंत की उजली धूप में राजा ने अपने राजपुत्र की मृग्या परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख गए थे। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश देते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को बेध कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वन पालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूले खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थी। उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई। यहीं उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बधिकों के तीर छूटे। वो कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वन पालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूरा कर चुकी थी,
तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में उठा लिया। उसकी निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वो कहाँ से कहाँ चले गए। राजपुत्र का शोक और क्रोध से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशे उष्णी वनपालिका। राजा, कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। ये कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। बहुत अच्छी तरीके से लिखी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इस फॉर्मेट को भी आप रिव्यू कीजिए कि एक कहानी को 3 भाग में बेच दिया है, बट इसमें एक्चुअली पार्ट थे ही, तो मैंने पार्ट वाइज ही किया है। तो कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस नए चैनल को बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जिसको भी कहानी सुनने का मन हो, कहानी पढ़ने का मन हो, पर वो पढ़ नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता, तो वो इस चैनल को ऑडियो बुक की तरह ले सकता है और सुन सकता है, कहानियाँ कविताएं सुन सकता है। मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। इस चैनल पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में हैं, कुछ ना कुछ मैं करता रहूँगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।